Hello students, we are here discussing question 66 of KVPY SA question paper which was held on 19th November 2017. Let's observe what this question says. A person A and B are standing on the opposite side of a 3.5 meter wide water stream which they wish to cross. Each of them has a rigid wooden plank whose mass can be neglected. Okay. However, each plank is only slightly longer than 3 meters. So they decided to arrange them together as shown in the figure schematically, with B mass 17 kg standing, B is standing, okay, B is not moving. The maximum mass of A who can walk over the plank is close to. So basically हमसे ये बोला जा रहा है कि 3 मीटर से स्लाइटली ज़्यादा बड़े प्लैंक्स हैं हमारे पास में एंड दो प्लैंक्स को जैसे यहाँ पर दिखाया गया वैसे यहाँ पर अरेंज किया गया है, राइट. सो ए को क्रॉस ओवर करना है टुवर्ड्स दी अदर साइड एंड बी स्टेशनरी पोजीशन में या स्टैंडिंग पोजीशन में. नाउ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा आप सभी को कि मूवमेंट ऑफ ए से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, राइट. सो इमेजिन कर लेते हैं इस सिचुएशन को. आप देख सकते हैं ऑन दी राइट हैंड साइड मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट. ध्यान से देखिए. इमेजिन कीजिए कि हमने ए के नीचे रखा हुआ प्लैंक ऑलमोस्ट इंटायर लेंथ तक उसके यूज किया हुआ है, राइट. सो दिस इज नियरली 3 मीटर्स ऑफ लेंथ, है ना. बहुत स्लाइट ये डिस्टेंस ओवरहैंग करिए बट हम इसे कन्वीनियंस के लिए इग्नोर कर सकते हैं. जो दूसरा प्लैंक है वो जस्ट इसके नीचे प्लेस्ड है जहाँ पर बी पोजिशन है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम ये जो पर्सन ए है इसकी पोजीशन को कहीं बीच में अज्यूम करें कि अगर ए क्रॉस करे तो बीच में कहीं पर वो इस पोजीशन पर प्रेजेंट हुआ, तब उस वक्त प्लैंक पर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी आप समझ सकते हैं. एक जो फोर्स आएगी वो लेफ्ट बैंक या लेफ्ट सॉइल के कारण या अर्थ के कारण से आएगी. लेट अस कॉल दिस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एज N1, राइट. दूसरी फोर्स आएगी जो सेकंड प्लैंक है जिसके ऊपर बी प्रेजेंट है, राइट. सो लेट अस कॉल दिस एज N2 एंड रिएक्शन फोर्स N2 नीचे की तरफ सेकंड प्लैंक पर लगेगी, राइट. एंड ए का वेट लेट अस से WA एक्ट करेगा नीचे की तरफ. नाउ कंडीशन यहाँ पर ये है कि हमें ऑल्दो ये गिवन नहीं है पर हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जैसे जैसे ए लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर कंडीशन स्टेशनरी या इक्विलिब्रियम की होंगी, राइट. इसका मतलब कि प्लैंक का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ए मूव कर रहा है गिवन के सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट है बिटवीन प्लैंक एंड दी अर्थ, राइट. सो दैट के साइडवेज मोशन प्लैंक का ना हो एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर भी किसी भी प्लैंक का कोई सिग्निफिकेंट मोशन यहाँ पर टेक प्लेस ना करे. सो इस सिचुएशन में अगर फर्स्ट प्लैंक बीनीथ ए के नीचे वाला प्लैंक अगर वो स्टेशनरी या इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो देन उस केस में हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट के अबाउट यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, राइट. एज वेल एज यहाँ पर फोर्स इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करेगा. सो हम कह सकते हैं कि N1 प्लस N2 विल बी इक्वल टू WA. एंड अगर कन्वीनियंटली आप मानना चाहें तो A से N1 की डिस्टेंस अगर हम x1 लेते हैं, अगर ये वाली डिस्टेंस x1 लेते हैं और N2 की डिस्टेंस x2 लेते हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस, सो ये हो जाएगा N1 x1. मैं यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ अबाउट द पर्सन, ओके, अबाउट दिस पॉइंट जहाँ पर वो पर्सन प्रेजेंट है. सो N1 x1 माइनस N2 x2 विल बी इक्वल टू 0. रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन यहाँ पर आ गई, राइट. जो वेट है उसका कोई भी टॉर्क नहीं यहाँ पर प्रेजेंट होगा. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से N1 x1 इक्वल आ रहा है N2 x2 के, राइट. एंड N1 प्लस N2 इज ऑलवेज इक्वल टू WA, वेट ऑफ द पर्सन A. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ये पर्सन A मूव करता है टुवर्ड्स राइट तो फिर N2 की वैल्यू डिक्रीज होगी, सॉरी x2 की वैल्यू डिक्रीज होगी, राइट. दिस वाज हियर x2, सो x2 की वैल्यू डिक्रीज होगी, राइट. वेयर एज x1 की वैल्यू इंक्रीज होगी. सो अगर हम N1 बाय N2 का रेशियो देखें तो दैट विल बी इक्वल टू x2 बाय x1, राइट. सो x1 इंक्रीज कर रहा है, x2 डिक्रीज कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटायर रेशियो डिक्रीज करेगा, राइट. विच ऑल्सो मीन्स कि एज ए पर्सन मूव्स टुवर्ड्स राइट
N1 will become smaller than N2. जैसे जैसे पर्सन राइटवर्ड मूव करेगा तो N2 की वैल्यू इंक्रीज होगी। इस असेसमेंट का फायदा क्या है? फायदा ये है, इस असेसमेंट से, इस पूरे डिस्कशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे x2 डिक्रीज हो रहा है तो N2 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब लिमिटिंग कंडीशन तब आएगी जब पर्सन ए पूरी तरह से प्लैंक फर्स्ट के एज पर आ जाएगा, राइट? सो दैट विल बी द लिमिटिंग कंडीशन। जब पर्सन ए फर्स्ट प्लैंक यानी कि लेफ्ट वाला प्लैंक है उसके राइट मोस्ट एंड पर यानी कि इस जगह पर जब प्रेजेंट होगा, दैट विल बी आर लिमिटिंग कंडीशन। क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हमारा सिस्टम स्टेबल रहा तो देन ये पर्सन ए क्रॉस ओवर करके दूसरे बैंक तक पहुंच जाएगा, राइट? सो लिमिटिंग कंडीशन हमें कहां से पता चली? इस इक्वेशन से पता चली है, राइट? इन दोनों इक्वेशन से माय बैड पता चली है। सो अब इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम अब एक प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड देखते हैं, राइट? सो अगला जो डिटेल है वो हमारे पास ये है कि पर्सन बी का मास काफी कम है, 17 kg है, राइट? सो यहां पर फोर्स इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है फॉर डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ मास ऑफ ए, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा जब मोमेंट ऑफ वेट ऑफ ए विल बिकम इक्वल टू द मोमेंट ऑफ वेट ऑफ बी, राइट? इसका मतलब ये हुआ, मैं समझाना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि अगर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर हम प्लैंक बी को या प्लैंक सेकंड को किस तरीके से रखें, सो दैट किस तरह से यहाँ पर प्लेस करें सो दैट कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाए, स्पेशली रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड नहीं की गई है कि यहाँ पर फर्स्ट प्लैंक की ओवरहैंगिंग लेंथ एंड सेकंड प्लैंक की ओवरहैंगिंग लेंथ कितनी है, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओवरहैंगिंग लेंथ के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सेकंड प्लैंक की ओवरहैंगिंग लेंथ को हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं सच दैट कि हमें मैक्सिमम मास ऑफ ए कैलकुलेट करने में उससे हेल्प मिल जाए, राइट? सो इस केस में ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर फर्स्ट प्लैंक अरेंज होता है सच दैट उसकी मैक्सिमम लेंथ 3 मीटर से स्लाइटली ज़्यादा, राइट? सो स्लाइटली ज़्यादा 3 मीटर से लेंथ को हम अज्यूम कर रहे हैं प्रिसाइसली 3 मीटर। ऑब्वियसली हमारे आंसर को हम बाद में एडजस्ट करेंगे बिकॉज वी हैव टू कंसीडर लेंथ ऑफ द प्लैंक स्लाइटली मोर देन दी 3 मीटर, राइट? सो हम यहाँ पर फॉर कन्वीनियंस 3 मीटर अज्यूम करके चल रहे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर 3 मीटर की लेंथ यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं देन पर्सन ए की जो लोकेशन है, पर्सन ए की लोकेशन है वो फारदेस्ट अवे हो जाएगी लेफ्ट बैंक से, राइट? और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था, x2 को जितना हो सके आप उतना मैक्सिमाइज कर दीजिए सो दैट n2 की वैल्यू भी सबसे मैक्सिमम हो जाए। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 3 मीटर से ज़्यादा लंबी लेंथ का 3 मीटर हिस्सा अगर यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँ फर्स्ट प्लैंक का, तो फिर सेकंड प्लैंक को हम काफ़ी ज़्यादा ओवरहैंग करवा सकते हैं, राइट? सो फिर उस केस में सिंस ये इंटायर लेंथ या इंटायर विड्थ 3.5 मीटर्स दी गई है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि सेकंड प्लैंक की लेंथ जो कि इस वाटर स्ट्रीम के ऊपर प्रेजेंट होगी दैट कुड बी 0.5 बिकॉज ऑलरेडी हम 3 मीटर्स लेंथ कंज्यूम कर चुके हैं, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेकंड प्लैंक की लेंथ 3 मीटर्स है तो ये वाली ओवरहैंगिंग लेंथ की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो हो जाएगी 2.5 मीटर्स, राइट? सो हमने लॉजिकली ये इस्टेब्लिश कर लिया कि सेकंड प्लैंक को हमने किस तरह से पोजीशन करना है सो दैट कि पर्सन बी फारदेस्ट राइट मोस्ट एंड ऑफ सेकंड प्लैंक पर प्रेजेंट हो, राइट? सो इस कंडीशन को हम नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं एंड प्रॉपरली ड्रॉ करके फिर से फाइनल कंक्लूसिव आंसर यहाँ पर निकाल लेते हैं, राइट? सो लॉजिकली हमने अभी तक जो समझा वो ये था कि सेकंड प्लैंक कुछ इस तरह से प्लेस्ड होगा, फर्स्ट प्लैंक कुछ इस तरह से प्लेस्ड होगा सो दैट ये उनके एजेस जस्ट मीट कर रहे होंगे। ये लेंथ है 3 मीटर्स, ये लेंथ है ओवरहैंगिंग लेंथ है 0.5 मीटर्स एंड ये वाली लेंथ हुई 2.5 मीटर्स, राइट? सो हमारा जो असेसमेंट है अब वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर पर्सन ए फर्स्ट प्लैंक से सक्सेसफुली जंप कर पाया सेकंड प्लैंक पर
then he or she would be able to cover the entire width, right? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है. सो उस केस में मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास ए सिर्फ तभी आ सकती है जब हम पर्सन बी को इस एंड पर प्लेस कर दे. वाई? बिकॉज इसके वेट का मोमेंट या इसके वेट का टॉर्क देन उस केस में मैक्सिमाइज हो जाएगा, सो दैट कि वो ए के वेट के टॉर्क को बैलेंस आउट कर सके, राइट? सो हमारे पास ये जो कंडीशन आ रही है, यानी कि यहाँ पर डब्ल्यू ए 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर है इस लोकेशन से, एंड 2.5 मीटर्स की डिस्टेंस पर डब्ल्यू बी प्रेजेंट है. अगर यहाँ पर टॉर्क इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो फिर हमारा काम बन गया. सो टॉर्क इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगा देते हैं अबाउट दिस पॉइंट जहाँ पर प्लैंक जो है वो बैंक के कॉन्टैक्ट में है. सो फिर उस केस में हम कह सकते हैं कि anti-clockwise torque of WA will be equal to clockwise torque of WB. So WA multiplied by 0.5 should be equal to WB multiplied by 2.5, right? हमारे पास ये वैल्यू आ रही है. WA की वैल्यू को हम लिख सकते हैं मास ऑफ A टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? एंड WB इज मास ऑफ B टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम्स 2.5, राइट? G कैंसल्स आउट फ्रॉम बोथ साइड, सो हमारे पास आ गया मास ऑफ A इक्वल्स mass of B times 2.5 divided by 0.5, right? So this becomes 5 times, and mass of B 17 kg है, so 17 times 5 becomes how much? It becomes 85 kilograms. So please try to understand 85 kilograms is the maximum possible mass of A. Try to also remember कि हमने यहाँ पर जो प्लैंक है उनकी विड्थ को प्रिसाइसली, उनकी लेंथ को सॉरी प्रिसाइसली 3 मीटर्स लिया है. अगर ये लेंथ 3 मीटर से ज़्यादा होती है तो फिर उस केस में ये वाली जो डिस्टेंस है 2.5 वाली जो डिस्टेंस है वो और इंक्रीज कर जाएगी, राइट? अगर ये इंक्रीज करती है, सॉरी माय बैड, अगर ये 2.5 की जो ओवरहैंगिंग लेंथ है उसे डिक्रीज होना होगा, बिकॉज हम यहाँ पर भी कुछ ओवरहैंगिंग लेंथ देखेंगे, राइट? सो इसे डिक्रीज होना होगा. अगर ये डिक्रीज होती है तो देन एम ए की वैल्यू भी डिक्रीज होगी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्लैंक की लेंथ को 3 मीटर से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है 85 kg, इससे कम मैक्सिमम पॉसिबल मास आना चाहिए. सो ऑप्शंस के अंदर ऐसा एक ऑप्शन प्रेजेंट है विच इज़ वेरी क्लोज टू 85 and it is 80 kilograms, right? So option C becomes therefore our correct answer. So ये क्वेश्चन काफ़ी लॉजिकल था, काफ़ी इसमें एनालिसिस करने की ज़रूरत थी बिफोर मेकिंग अ कंक्लूजन कि यहाँ पर लिमिटिंग कंडीशंस क्या होंगी, कहाँ पर हमें किस तरह की लेंथ को अज्यूम करना है ऑफ दी प्लैंक्स, राइट? सो आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन की सोल्यूशन को प्रॉपरली समझे होंगे. एंड इन केस अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और जानना चाहते हैं तो फिर आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक.